रात के 8 बज रहे थे। चंदेरी गांव के जंगली इलाके की एक गुफा में खुदाई का काम चल रहा था। विनीता एक पुरातत्व विभाग अधिकारी थी, जिनका काम होता है पुरानी जगहों की खुदाई करना, और अगर वहां कोई जानकारी या कोई एंटीक चीज पाई जाए तो उसके बारे में जानकारी हासिल करना और उन्हें सरकारी म्यूजियम तक पहुंचाना। इस गुफा में पिछले कई दिनों से खुदाई का काम चल रहा था और अब सबसे आखिर में एक दीवार नजर आ रही थी। मैडम, ये दीवार तो टूट ही नहीं रही। मुझे लगता है अब गुफा का अंत हो गया है। इसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला। कोशिश तो करो। तुम लोगों ने हर बार यही कहा है कि खुदाई नहीं हो सकती, और हर बार हमें कुछ न कुछ रहस्यमय मिला है। ये कहकर वो गुफा से निकली और पास ही के लगे टेंट में पहुंची। जहां रवि गुफा से मिली चीजों की जांच कर रहा था। एक किताब और एक ये पोटली। मैडम, हमें अभी तक बस ये 2 चीजें ही मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीजों का कोई महत्व होगा। तुमने इस किताब की भाषा के बारे में पता किया? कई इतिहासकारों को इसके अंदर लिखी भाषा की फोटो भेजी है, लेकिन अभी तक कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा। जिस किताब की भाषा बड़े बड़े इतिहासकार कोड नहीं कर पा रहे, उस किताब के बारे में तुम ये कह रहे हो कि इसका कोई महत्व नहीं है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अहम चीज मिली है हमें। तभी उनको मजदूर की चीख सुनाई दी। अरे, ये तो महेश की आवाज है। ये दोनों भागकर गुफा में पहुंचे। सामने का मंजर देखकर ये भी हैरान रह गए। वो दीवार अब टूट चुकी थी और उसके अंदर से चमगादड़ों की फौज निकलकर भयानक शोर करती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। डरो नहीं, वो बस चमगादड़ है। सभी चमगादड़ बाहर निकल गए और अब उनको जमीन पर एक ताबूत रखा नजर आया। मैडम, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। कहीं इसमें किसी की लाश निकली तो? अरे बेवकूफ, इसमें कोई गुप्त धन भी तो हो सकता है। भला कोई लाश को इतना महफूज क्यों रखेगा? ख्याली पुलाव मत पकाओ, इसे खोल कर देखो, इसमें क्या है। मजदूर ने जैसे ही उसका ढक्कन हटा, उसके अंदर से एक नाक को सड़ा देने वाली बदबू बाहर निकली। उसके अंदर एक कंकाल नजर आया। ये तो एक कंकाल है। मजदूर डर गया और विनीता भी सोच में पड़ गई। तभी उस कंकाल की हड्डियां अपने आप चमकने लगी, मानो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो। अरे, ये क्या हो रहा है? उसे देखकर वो मजदूर और यहाँ तक कि रवि भी गुफा से बाहर निकला, लेकिन विनीता वहीं खड़ी थी। अचानक से उस ढांचे के अंदर से एक ऊर्जा निकली और तेजी से गुफा के बाहर निकल गई। उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गया। वो ऊर्जा तेजी से गांव की तरफ रवाना हो गई। गांव के एक घर में मंगला नाम की एक औरत अपने पति रमेश से झगड़ा कर रही थी। मुझे 1 महीना हो गया नई साड़ी लिए हुए, तुमने मुझे अभी तक साड़ी नहीं दिलाई। अरे, तुम जानती हो कि मेरे साथ कितनी परेशानी चल रही है। व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा। ऐसे में तुमको मुझसे इस तरह से फरमाइश करने में जरा भी शर्म नहीं आती? तुम जैसे मर्द से शादी करके तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। कल रात तक अगर मुझे नई साड़ी नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर मंगला ने चादर टानी और झट से उसमें समा लेट गई और रमेश को उसकी बात बहुत बुरी लगी। वो घर से निकला और अपने आप से ही बातें करने लगा। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है इससे शादी करके। सिर्फ जिद जिद और जिद, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसको। अगर जिंदगी खराब कर दी है तो धक्का दो उसे। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की जिसने राजकुमारियों वाली वेशभूषा धारण की है उसके सामने खड़ी है। अरे, आप कौन हैं? चंद्रप्रभा, मैं भी तुम्हारी तरह अपने पति से सताई हुई हूँ। तुम चाहो तो हम एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर मुस्कान छलक आई
ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं। मैं तो अभी भी बस उसके सुधरने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आज रात में आपके घर रुक सकती हूँ? इस तरह से खुली बात सुनकर रमेश हैरान था। वो चुपचाप चंद्रप्रभा को लेकर अपने घर पहुंचा। अंदर दाखिल होते समय चंद्रप्रभा के चेहरे पर अलग ही तरह की मुस्कान थी। वो रहा तुम्हारा कमरा, तुम वहां रुक सकती हो। यह सुनकर चंद्रप्रभा उस कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इससे रमेश की थोड़ी हैरानी हुई और वो दरवाजे पर पहुंचा। अरे क्या हुआ तुमको? इतनी फुर्ती से अंदर जाने का क्या मतलब था? मैं क्या तुमको मना कर रहा था? अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो रमेश को अजीब लगा। उसने दरवाजा खोला तो कमरा एकदम खाली था। ये देख उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये कहाँ गई? अभी तो मेरे सामने कमरे में घुसी थी। कहीं वो कोई आत्मा वत्मा तो नहीं थी? इसी गांव में एक औरत माधवी नीली साड़ी पहने सजी धजी अपने पति मनीष के सामने खड़ी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छी नहीं है, तुमने इसको पहना इसीलिए ये अच्छी लग रही है। यह सुनकर माधवी शर्मा गई। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे इतनी रात में कौन होगा? वो कमरे से निकली और हॉल में पहुंची। फिर उसने दरवाजा खोला। अरे मंगला, तू इतनी रात में? ये साड़ी मुझे दे। अरे ये क्या बात हुई? तुझे साड़ी चाहिए तो अपने पति से बोलना, मेरी साड़ी क्यों मांग रही है? यह सुनकर मंगला को गुस्सा आ गया और उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी। उसकी चीख सुनकर मनीष बाथरूम से निकला और हॉल में पहुंचा। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। सामने उसने देखा कि उसकी बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी ऐसी हालत देखकर माधवी! मनीष उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगा। इस तरफ विनीता रवि के साथ टेंट में थी। तुम मेरे जूनियर हो, कहने में भी शर्म आ रही है। कैसे तुम उस कंकाल से डरकर भागे थे? मैम, वो किस तरह चमक रहा था, उसको देखकर कोई भी डर जाता। स्टॉप इट, हम लोगों का तो काम ही ये है। ये बताओ, उस पोटली और किताब के बारे में कुछ पता चला? मैडम, उस पोटली को खोलने की कोशिश तो की लेकिन वो खुल नहीं रही। और उस किताब के बारे में एक इतिहासकार से बात हुई है। वो कह रहा है कि वो उस किताब की भाषा को थोड़ा बहुत समझ पा रहा है। ठीक है, तुम उससे बुलाओ, हो सकता है कुछ जरूरी बात पता चले। गांव में रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। शाम के समय वो खेती करके अपने घर पहुंचा। पार्वती, अरे खाना लगा दो। लगा देती हूँ जी, हाथ पैर तो धो लीजिए। क्या हाथ पैर धोऊं? मेरा तो मन अभी और खेती करने का हो रहा है। अरे जितनी फसल उगनी चाहिए उस हिसाब से मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। अरे आप सुबह 6 बजे उठकर खेत पर चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। इससे ज्यादा और क्या करना चाहते हैं आप? अरे मेरा शरीर साथ दे तो मैं दिन और रात खेती में लगा दूं। पार्वती ने उसे खाना खिलाया। और उसके बाद दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। उसी समय घर के बाहर चंद्रप्रभा टहल रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और वो खिड़की से रामकिशन को ही देख रही थी।
सुबह होने पर रामकिशन 5 बजे ही उठ गया और नाश्ता करके जल्दी से खेत पर जाने के लिए निकल गया। आज तो इन्होंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, क्या हो गया है इनको? रामकिशन खेत पर पहुंचा और जी जान से खेती में जुट गया। उसने दोपहर होने पर खाना भी नहीं खाया और अपने काम में लगा था। इधर पार्वती परेशान थी। रात हो गई थी और अभी तक रामकिशन घर वापस नहीं आया था। कहाँ रह गए आज ये? आज तो ये वापस ही नहीं आ रहे। पार्वती घर से बाहर निकल गई। इधर रामकिशन अपने खेत पर काम कर रहा था। कुछ ही देर में पार्वती वहां पहुंची। अरे क्या हो गया आपको? अभी तक घर क्यों नहीं आए? अरे घर आकर क्या करूंगा, इतना काम बाकी है। अभी फसल उगेगी, उसे काटनी है, उसके बाद उससे धान निकालना है। अरे आज का काम तो हो गया ना। फसल उगने में तो कई दिन लग जाएंगे। क्या आप जब तक यहीं पड़े रहेंगे? हाँ, यहीं रहूंगा। उसी समय एक भेड़िया खेत में घुस आया, जिसे देखकर रामकिशन को गुस्सा आ गया। अरे कहाँ जा रहा है? रामकिशन उसके पीछे भागा। अरे कहाँ जा रहे हो आप? वो कोई कुत्ता नहीं, भेड़िया है, आपको चीर फाड़ देगा। तभी भेड़िए की गुर्राहट खेत में गूंज गई। पार्वती भागकर रामकिशन के पास पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। भेड़िया जमीन पर पड़ा था और रामकिशन उसके शरीर को लाते मार रहा था। मेरे खेतों को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे ऐसे ही कर दूंगा। रामकिशन की आंखें लाल लाल चमक रही थी। ये देखकर पार्वती बुरी तरह से डर गई। इस तरफ विनीता और रवि से मिलने एक इतिहासकार पहुंचा। मेरा नाम देवी प्रसाद है, लाइए मुझे वो किताब दिखाइए। क्या लिखा है इसमें? चंद्रप्रभा प्राचीन राजा विभीषण प्रताप की पुत्री थी। कहा जाता है वो बहुत जिद्दी राजकुमारी थी। उसे अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। एक दिन दरबार में एक आदमी उपस्थित हुआ। महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य माधवगढ़ के राजा सुरसिंह का दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। हमारे मित्र सुरसिंह ने? मंत्री जी जरा पढ़कर तो सुनाइए। मंत्री ने संदेश उसके हाथ से लिया और पढ़कर सुनाया। महाराज, आपकी राजकुमारी ने पिछले सप्ताह हमारे पुत्र के साथ गंभीर अन्याय किया और उसकी छाती पर अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह अंकित कर दिया। इससे साफ होता है कि आप हमसे टकराव चाहते हैं। या तो अपनी भूल सुधारिए, नहीं तो हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए कदम उठाने को तैयार हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और महाराज गरज उठे। चंद्रप्रभा, ये क्या किया आपने? हमारे मित्र के राजकुमार को। क्या हुआ पिताश्री? हमने तो वही किया जो एक वीर राजकुमारी करती है। अगर उस राज्य पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा तो उसमें हमारा ही फायदा है। अपने राज्य को बढ़ाने की सोचना भला कहाँ गलत है? हमारा राज्य बहुत बड़ा है। हमें किसी और के राज्य के अंदर अशांति फैलाकर उसे अपने राज्य में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि पूरे भारत पर हमारा ही राज हो। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम सभी राज्यों से युद्ध करके संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमा लेंगे। चंद्रप्रभा, बचपन में भी हम आपकी जिद करने की गंदी आदत से परेशान थे और अब तुम्हारी जिद की वजह से हमारे मित्र का राज्य हमसे युद्ध करने को तैयार है। हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिताजी,
आपको ये युद्ध करना ही होगा। जिद करना कुछ गलत बात नहीं है। हमें पूरे भारत की राजकुमारी बनना है और आपको राजा बनते हुए देखना है। महाराज चंद्रप्रभा की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ से एक संदेश लिखा और उस दूत को दे दिया। फिर आगे क्या हुआ? देवी प्रसाद ने अब आगे पढ़ना शुरू किया। महाराज के आदेश से चंद्रप्रभा का अंत कर दिया गया। इसके बाद एक तांत्रिक को उसके अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया। महाराज, चंद्रप्रभा का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। उसकी आत्मा पवित्र है। हमें उससे छुटकारा पाने के लिए एक विधि करनी होगी। अगर हमने ये विधि नहीं की तो उसकी आत्मा आजाद होकर कहर ढाएगी। वह राज्य के अलग अलग लोगों के शरीर में जाएगी और उनकी इच्छाओं को 100 गुना बढ़ा देगी। उनकी इच्छाएं अगर पूरी हो तो ठीक, वरना कोई भी उन्हें उनकी मर्जी से रोकेगा तो वो उनका अंत कर देगी। वो राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। हे भगवान, तो क्या करना चाहिए हमें? वो विधि कैसे होगी? हम चंद्रप्रभा के शरीर को एक ताबूत में बंद कर देंगे। उसकी पूरी जीवन गाथा एक किताब में लिख देंगे और एक वंधित क्रिया से एक पोटली बनाएंगे। इस पोटली में वो सभी सामग्री होगी जो चंद्रप्रभा की आत्मा को कैद करने की शक्ति रखती होगी। वो ताबूत, वो किताब और वो पोटली हम एक ही गुफा में रखकर क्रिया का अंत करेंगे। अगर किसी कारण नए युग में कोई इस गुफा के अंदर गया तो वो इस किताब में चंद्रप्रभा की कहानी पढ़कर उस ताबूत को खोलने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उसने वो ताबूत खोल दिया तो चंद्रप्रभा की आत्मा आजाद हो जाएगी और फिर वो नए लोगों के शरीर को अपने प्रभाव में लेकर उनकी जिद को उनके अंत का कारण बनाएगी। क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि मान लेते हैं किसी को नृत्य करने का शौक है, तो जब चंद्रप्रभा की आत्मा उसके अंदर जाएगी तो वो बिना रुके दिन और रात नाचता रहेगा। ऐसे में अगर कोई उसे नाचने को मना करेगा तो वो उसकी जान तक ले लेगा, लेकिन नाचना नहीं रोकेगा। वो अपनी आखिरी सांस तक नाचता ही रहेगा। हे भगवान! उसके बाद राजा ने वही किया। चंद्रप्रभा की लाश, वो पोटली और वो किताब गुफा में बंद कर दी। हे भगवान, ये तो हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि, तुम जल्दी से मेरे साथ चंदेरी गांव चलो, साथ में एक तांत्रिक को भी ले चलो। इस काम में हमें तांत्रिक की जरूरत जरूर पड़ेगी। हम लोगों को तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है चंदेरी के लोगों के साथ कुछ हुआ हो। अगली सुबह विनीता, रवि और एक तांत्रिक के साथ चंदेरी गांव पहुंची। जहां मुखिया बहुत चिंता में दिख रहा था और सभी गांव वाले उसके सामने मौजूद थे। मुखिया जी, आप ही हमारी आखिरी आस है। ऐसे चुप मत बैठिए, कुछ कीजिए। तभी विनीता को वहां देखकर सभी हैरान रह गए। गांव में अजीब सी मुसीबत आ गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। कैसी मुसीबत? गांव में रहने वाली मंगला, जिसको साड़ियां पहनने का बहुत शौक था, अचानक से उसकी ख्वाहिश ने जिद का रूप ले लिया। वो माधवी के घर पहुंची और उससे उसकी साड़ी मांगने लगी। उसने उसे साड़ी नहीं दी तो उसने उसका अस्तित्व ही हमेशा के लिए मिटा दिया। वही गांव का एक किसान राम किशन, उसे खेती का बहुत शौक था। अचानक उसका भी बर्ताव खेती को लेकर बहुत ज्यादा बदल गया। वो दिन और रात खेती कर रहा था और जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। जरूर उनका शरीर चंद्रप्रभा के प्रभाव में है। ये सुनकर सभी ने विनीता की तरफ देखा। चंद्रप्रभा? हाँ, एक ऐसी राजकुमारी की आत्मा जो बहुत जिद्दी थी। वो लोगों के शरीर में घुसकर उनकी इच्छाओं की शक्ति को बढ़ाकर उसे जिद में बदल देती थी। और ये जिद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर उनसे रुकने को कहा जाए
तो वो किसी की हत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं। ये सब आपको कैसे पता? और विनीता ने गुफा की सारी दास्तान गांव वालों को बताई। जिसे सुनकर मुखिया भी बिगड़ गया। इसका मतलब है कि गांव पर जो भी मुसीबत आ रही है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्ही ने उस आत्मा को आजाद किया है। मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तो अब आपके पास क्या उपाय है उस समस्या का जो आपने पैदा की है? तांत्रिक बाबा, बताइए क्या हो सकता है? तांत्रिक ने रमेश को अपने झोले से एक भभूत निकाल कर दी। ये भभूत अपनी पत्नी के माथे पर लगा दो। उस पर से चंद्र प्रभा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और पार्वती, हमें अपने खेत पर ले चलो। हो सकता है कि राम किशन के शरीर में अभी भी चंद्र प्रभा का वास है। हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। रमेश वह भभूत लेकर अपने घर पहुंचा। उसने जैसे ही मंगला के माथे पर उस भभूत को लगाया तो वो सामान्य हो गई। अरे ये क्या, घर इतना फैला हुआ कैसे है जी? रमेश अपनी पत्नी को वापस ठीक पाकर बहुत खुश था। इधर ये सभी राम किशन के खेत पर पहुंचे। वो अभी भी खेत पर मौजूद था और उसके पास एक भेड़िए और एक कुत्ते की लाश पड़ी थी। इस तरफ गांव का एक लड़का रोहित तेज कदमों के साथ एक घर की तरफ बढ़ रहा था, जो कि नंदिनी नाम की एक लड़की का पुराना आशिक था। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो एक घर में घुसा जहां नंदिनी अपने माता पिता के साथ मौजूद थे। नंदिनी, चलो मेरे साथ, यह कहकर उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर नंदिनी के पिता को गुस्सा आया। अरे रोक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। वो रोहित को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़े। रोहित की आंखें लाल लाल चमक उठी। रोहित ने एक ही हाथ से उसे दूर धकेल दिया। ये देखकर नंदिनी और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। नंदिनी की माँ कमरे से बाहर निकली और बाहर से कुंडी लगाकर घर से बाहर निकली, लेकिन आस पड़ोस में कोई भी मौजूद नहीं था। इस तरफ ये सभी राम किशन के सामने खड़े थे। चंद्र प्रभा, राम किशन के शरीर को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं मेरे खेतों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ये सुनकर तांत्रिक आगे बढ़ा और उसने अपने झोले से भभूत निकालकर राम किशन के माथे पर मल दी। इसे रस्सियों से जकड़ लो। तभी राम किशन ठीक हो गया। अरे पार्वती, मैं यहाँ इस खेत में, और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखकर पार्वती खुश हुई। आप ठीक हो गए जी? बाबा, इसका क्या मतलब है? राम किशन तो ठीक हो गया? इसका मतलब है कि राम किशन पर भी सिर्फ उसका प्रभाव था। चंद्र प्रभा की असली आत्मा इसके शरीर में नहीं है। तो फिर कहाँ है? तभी नंदिनी की माँ वहां पहुंची, जिसकी सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी। मुखिया जी! अरे मालती, क्या हुआ तुमको? मुखिया जी, रोहित नाम का एक लड़का मेरी बेटी नंदिनी को पसंद करता था। आज वो हमारे घर में घुस आया। उस पर खून सवार है। उसने नंदिनी के पिता को मार दिया है और नंदिनी को जबरदस्ती घर से ले जाना चाहता है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है और आपको ढूंढती हुई यहाँ पहुँची हूँ। ये सुनकर मुखिया ने बाबा की तरफ देखा और विनीता भी समझ गई कि चंद्र प्रभा की आत्मा रोहित के शरीर में है।
रोहित इस समय कमरे के अंदर था और उसने नंदिनी का हाथ थामा हुआ था। रोहित, मुझे छोड़ो, अब मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे पिताजी को मार दिया। हाँ, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। जो भी तुम्हें मुझसे दूर करना चाहेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो दरवाजे को खोलने के लिए उसमें लाते बरसा रहा था। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो ये देखकर हैरान रह गया। तांत्रिक, विनीता और सभी लोग कमरे में पहुंचे। चंद्रप्रभा, छोड़ दो इसके शरीर को। तू मुझे रोकेगा? रोहित की सांसें तेज तेज चलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई, नाखून लंबे हो गए। तभी बाबा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर वही भभूत लगा दी। आ, 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 आ। इसे जल्दी से और गुफा पर ले चलो। गांव के लोगों ने मिलकर उसे इसी गुफा के अंदर पहुंचे। गांव वालों ने उसे पकड़ रखा था। तांत्रिक ने उस पोटली को सामने रखा और कुछ मंत्रों को उच्चारण करते हुए उसे खोलने की कोशिश करने लगा। मंत्रों की शक्ति से वो पोटली आसानी से खुल गई तो उसके अंदर एक मटकी रखी नजर आई, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चीखने लगा। और सभी गांव वालों से खुद को छुड़ाकर भागने लगा। लेकिन तभी बाबा ने उस मटकी का ढक्कन हटाया और उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। ये धुआं रोहित के आसपास इकट्ठा हो गया और फिर रोहित के मुंह से चंद्रप्रभा की आत्मा वो धुआं अब उसकी आत्मा को मटकी में ले गया। बाबा ने जल्दी से ढक्कन ढक दिया और चंद्रप्रभा की आत्मा उसमें कैद हो गई। मैं यहाँ, नंदिनी तुम? वो अपने आप को वहां देखकर हैरान था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तांत्रिक ने मटकी को ताबूत के अंदर ही रख दिया। वो किताब लाओ। उसने किताब को भी उस ताबूत पर रख दिया और विनीता से बोला, इस गुफा को दीवार बनाकर फिर से बंद करना आपका काम है। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुबह विनीता ने कुछ मजदूर लगाकर दीवार बनवा दी और उस गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब गांव के लोग खतरे से बाहर थे, इसलिए खुश थे। विनीता भी अब रवि के साथ वापस अपने घर को निकल गई। इतनी खोजें की, लेकिन ये खोज मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरी एक लापरवाही की वजह से एक आत्मा आजाद हो गई थी और 2 लोगों की जानें चली गई थी। कहने को हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, जिसमें हम दिव्य शक्ति, भूत पिशाच और आत्माओं को बस एक अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके बाद हमारी सोच काफी हद तक बदल जाती है।